दोस्तों, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीतने के बाद अगर मोदी जी का रथ बंगाल में रुक जाता है तो फिर आगे क्या होगा? क्या गुजरात लॉबी का ये जो गेम है, यानी मोदी शाह का ये जो खेल है, क्या पलट सकता है? और अगर पलटेगा तो फिर देश की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है? अब इस मुश्किल सवाल का तो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बंगाल की। जी हां, बंगाल की, जहां आज मिस्टर अमित शाह बहुत बड़ी गलती कर बैठे। दरअसल अमित शाह ने बंगाल की एक रैली में ममता बनर्जी को दीदी कहते कहते बहुत कुछ कह दिया। शाह का लहजा कुछ ऐसा था कि बंगाल को नागवार को ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो। ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो। अब शाह या तो ओवर कॉन्फिडेंस में या किसी खींच की वजह से ए दीदी बोल गए कि ए दीदी कान खोल कर सुन। अब ये जो भाषा थी, इस भाषा को लेके जो भद्र बंगाली है वो नाराज हुआ, और टीएमसी का जो काडर था, ममता बनर्जी का जो काडर था, वो आग बबूला हो गया। और बाद में तृणमूल कांग्रेस को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखना पड़ा कि ये ममता बनर्जी की इंसल्ट है, ये एक अपमान है, और दीदी का ये जो अपमान है उसको बंगाल ना माफ करेगा ना भूलेगा। अब दरअसल जो गलती आज अमित शाह ने की वो 5 साल पहले यानी 2021 में इलेक्शन के दौरान मिस्टर मोदी भी कर बैठे थे। मोदी ने ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कह के, जी हाँ, कई बार कहा, और इस तरह से कहा, इस तरह से तंज किया कि ऐसा लगा कि जैसे नरेंद्र मोदी मजाक उड़ा रहे हो ममता बनर्जी। पहले सुन लीजिए क्या कहा था 2021 में मिस्टर मोदी ने, दीदी ओ दीदी। दीदी, ओ दीदी। अब कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि जो दीदी ओ दीदी का तंज था इतना भारी पड़ा कि मोदी के हाथ से मैंडेट ही निकल गया। बुरी हार बीजेपी की हुई, जो सपने देख रही थी 2021 में ममता बनर्जी को पराजित करने का। दीदी ओ दीदी भारी पड़ा, माफ नहीं किया जनता ने, और वही स्थिति आज मिस्टर शाह की भी। अब दोस्तों, सच ये है कि इस बार बंगाल में जिस तरह से लाखों वोटरों के नाम काटे गए, चुन चुन कर काटे गए, किसका वोट किसको जा रहा है उसको रोका गया, इसका फायदा बीजेपी को मिला, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से ममता बनर्जी का पैसा जो बट रहा है, पार्टी का पैसा जो जरूरी है इलेक्शन में, उसको रोका जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और बीजेपी का पैसा है, यानी जो गुजरात लॉबी का पैसा वो बट रहा है, कौन एजेंसी उसे रोकेगी? चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, या कोई और एजेंसी हो, इनकम टैक्स हो। तो एक तरफ पैसे का जोर है, वोटर लिस्ट का शोर है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आखिरी दौर में जिस तरह से मोदी और अमित शाह ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाने पर रख रहे हैं, तंज कर रहे हैं, फप्ती कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इसका भी एक रिएक्शन है, और यह रिएक्शन पैसे पर भी भारी पड़ सकता है, वोटर लिस्ट पर भी भारी पड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं ब्लंडर तो हो गया है मिस्टर शाह से। अब दोस्तों, जो मैंने शुरू में कहा था, फिर आखिर में एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये जो रथ है मोदी जी का, लोकसभा में जो रथ पंचर हो गया था, मोदी जी अल्पमत में आ गए थे 240 पर, और ये रथ ने दोबारा स्पीड पकड़ी, हरियाणा को रौंद दिया, महाराष्ट्र को पूरी तरह से परास्त कर दिया, फिर दिल्ली मिल गया, बिहार मिल गया। ये रथ अगर बंगाल में रुकता है तो फिर आगे गुजरात लॉबी के लिए रास्ता कैसा है? क्या 2029 आते आते ये रथ वाकई रुक जाएगा गुजरात लॉबी का? बड़ा सवाल है, और ये सवाल मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर, उनसे पूछा है। कई दिन के बाद टाइगर आए हैं, और टाइगर क्योंकि कभी बंगाल में, कभी महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली में, कभी बिहार में, कभी तमिलनाडु में, कभी केरल में रहते हैं, पूरी तरह से अपडेटेड रहते हैं। ज़मीन की जो सच्चाई है टाइगर के ज़ुबान से निकलती है। और आज मैंने उनको बुलाया है कि ये जो गलती हुई आज अमित शाह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुई, या फिर जाने अनजाने अमित शाह की ज़बान फिसल गई, या वो किसी रॉ में कह गए, जो कुछ हुआ क्या भारी पड़ने जा रहा है। टाइगर को सुनिए। टाइगर, पिछली बार हमने देखा, आपने भी देखा और पूरे बंगाल ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को बहुत हल्के में ले लिया। जिस तरह से वो तंज करने लगे, फप्ती और तंज करने लगे कि दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ये जो उनका लहजा था, इसको बंगाल ने बहुत बुरी तरह लिया। और बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट हो गया वो, और नरेंद्र मोदी के लिए
वो दीदी कह के मजाक उड़ाना बहुत भारी पड़ा। इस बार क्या, बल्कि मैं कहूं आज क्या अमित शाह गलती कर गए, है ना, बिल्कुल गलती, ए दीदी कह बिल्कुल के, गलती। और जिस तरह से उन्होंने तंज किया है, दीदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो। और ये जो उनका बयान वायरल हो रहा है, क्या ये एक बड़ी गलती जाने अनजाने अमित शाह कर गए? मुझे लगता है अमित शाह ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। मोदी जी तो लहजे में बोल रहे, वो हर जगह पे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो हाइब्रिड, वो उसके बोलने की आदी है वो। लेकिन अमित शाह ने ये गलती ओवर कॉन्फिडेंस में की। ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस में की। नहीं, और ओवर ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस किस चीज का? मतलब ओवर पैसे का, कॉन्फिडेंस इलेक्शन कमीशन का, किसका? चुनाव आयोग का। आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हो गए, इसमें डिजाइनर रिजल्ट आ रहे हैं। पहले रिजल्ट डिजाइन किए जाते हैं, उसके हिसाब से नतीजे आते हैं। महाराष्ट्र में देखिए आप, और एक रीजन बताते हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहना है, इसलिए जिनको लोकसभा में 9 मिली, वो विधानसभा में 131। गजब। बिहार में, जहां लोग आपके सभा में नहीं आए, चेयर खाली, रोड शो के लिए स्कूल के बच्चे लाने पड़े पटना में प्रधानमंत्री के, और दूसरी तरफ विपक्ष के वहां पैर रखने को जगह नहीं, लेकिन विपक्ष 50 में सिमट गया। डिजाइनर नतीजे, यही डिजाइनर नतीजे मध्य प्रदेश, यही डिजाइनर नतीजे छत्तीसगढ़। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबक सीख लिया। उनको यह समझ में आ गया कि अब लोगों के बीच में हम वो लोकप्रियता नहीं रही। वैसा देखा जाए, एडीआर की रिपोर्ट में मानूं तो 60 सीटों का जुगाड़ हुआ है मशीन और बाकी खेलों से। तो बीजेपी के पास 240 है, इसका मतलब 180 पे बीजेपी सिमट गई थी। ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं। जब आप 180 पे सिमट गए, तो इसके बाद अब मतदाता के भरोसे मत रहो। मतदाता के भरोसे रहोगे तो ये निपटा देंगे। तो फिर मतदान करने वाली एजेंसी को कंट्रोल करो। फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, थोक के भाव में मतदाता जोड़े गए, पता नहीं जी कहां से जुड़े इतने मतदाता, और सारा खेल हो गया। अब जी उसके बाद ये मतदाता जोड़ने का, जो बढ़ाने का जो खेल है, वो ममता दीदी ने एक्सपोज किया। उन्हें बताया यूनिक नंबर कैसा सेम, तो चुनाव आयोग ने कहा कि यूनिक नंबर सेम होने से कोई होता नहीं, दो तो अलग अलग राज्य में है। उसने कहा कि वहीं पे मेरे यहाँ भी रजिस्टर हुआ है सेम नाम। तो उन्हें कहा कि हम देखते हैं क्या करना है। उनको समझ में आ गया। फिर एक नया दाव चला, यस आया बिहार के चुनाव से, मतदान कटो। अब बंगाल में डबल बैरल चला, मतदाता काटो, मतदाता बढ़ाओ। ओहो, मतलब उनके तो काट तो 74 अपने लाख, जोड़ लो। कुछ नहीं, आप पूरा टेबल लेके बैठो। पिछले साल किन किन सीटों पे ममता दीदी 5 से 10 हजार के मार्जिन से जीती, वहां 10-10 हजार वोट काट दो। मुर्शिदाबाद जिला है, वहां 11 लाख वोट कटे हैं, 22 सीटें हैं, उसमें से 21 सीटें ममता के पास है। आप इमेजिन करिए, 50-50 हजार वोट यदि कटता है ममता का, और उसमें बीजेपी के 2-2, 10-10 हजार जुड़ता है, तो गैप कितना वाइड हो जाएगा। नतीजे क्या आएंगे, हम कहेंगे कि दीदी के रैली में बहुत लोग थे, इनके रैली में लोग नहीं थे, इतनी बड़ी गलतियां की। उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर, ये जो नए नए इजाद किए गए चीजें, नए नए टूल्स इजाद किए गए चुनाव आयोग ने। अब बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, एक बीजेपी के वर्कर ने 30,000 नाम जोड़े हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ये तो चलते रहता है। जी टाइगर, आपकी बात सही है कि सारा खेल इलेक्शन का भी है, और जो है वो मतदान में भी गेम हो रहा है, वोटर लिस्ट का भी खेल है, वो सारे खेल चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी की पोजीशन स्ट्रांग है, और आज जैसा कि आप कह रहे हैं मैं बड़ा ब्लंडर कर गए। मेरा सवाल ये है कि अगर अगर ममता बनर्जी फाइनली जीतती हैं, हाँ, बंगाल उनको वोट देता है बावजूद इन गड़बड़ियों के, तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए आगे की स्थिति कमजोर होगी? क्या आपको लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस जागृत होगा, और नरेंद्र मैं मोदी जो, जी बहुत बहुत सही जगह पे डिस्कशन लाया आप, और मैं उसी पे आना चाहता था। बंगाल का चुनाव ये लिटमस टेस्ट है इस देश के लिए। ओके ओके यदि इतने सारे टूल किट के बाद भी ममता जी जीतती है, तो 2029 हाथ से गया। किसके? हमारा हमारा देश हंगेरी के पैटर्न पे चला गया। मान लीजिए आप, हंगेरी में क्या था, हंगेरी में एक शासन सत्ता में आया 16 साल पहले, न्यायपालिका कब्जे में कर ली, ओरबान,
ओरबान साहब ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग, विक्टर, सारी जी हाँ। चीजें पूरी संस्था कंट्रोल में कर ली। चुनाव हरवाना मुश्किल हो गया था, चुनाव दर चुनाव वही सत्ता में आ रहे। लेकिन फिर लोगों ने तय कर लिया, सारी संस्थाएं आपके पास, न्यायपालिका आपके पास, चुनाव आयोग आपके पास, लेकिन इस देश की जनता नहीं चाहती तुम्हें। तो इतना कुछ होने के बाद भी वहां पे मैग्यार सत्ता में आ गए, पीटर मैग्यार, जी। पीटर मैग्यार। और ये जो सत्ता परिवर्तन है, ये विश्व के लिए तमाम, वही पैटर्न आज अमेरिका में भी दिखाई देता है। विश्व में सब दूर ये पैटर्न आ गया कि नहीं, लोकतंत्र के नाम पे यदि तानाशाही पनपती है, स्वायत्त संस्थानों को कब्जे में किया जाता है, तो इसका जुगाड़ लोकतंत्र से ही निकलेगा, मतलब लोगों से ही निकलेगा। इतना कुछ होने के बाद ये तो मैं 2-3 चीजें तो ये बड़ी मोटी थोड़ी दिखती है, लेकिन चुनाव में जो हम बात करते हैं नेताओं से, आप इतने साल हो गए दीपक भाई चुनाव कवर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, चुनाव में पैसा लगता है ये, और दिन ब दिन पैसे का चलन बढ़ रहा है। अब जो विपक्ष में है उनका पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, पुलिस, चुनाव आयोग बिल्कुल पकड़ के रखता, और सत्ता पक्ष का पैसा पुलिस कस्टडी में जाता है, पीछे वैन बीच में वो चल रही है। मैंने महाराष्ट्र में देखा। अभी आप देखिए, पिंपरी चिंचवड़ जैसे कारपोरेशन के चुनाव में 15,000 रुपए पर वोट चला है, पर वोट, मतलब लिफाफे में 15,000 रुपए बांटे गए। 15,000 पर वोट। जिस दिन कोई चैलेंज करेगा, मैं लोगों को खड़ा कर दूंगा कि जिनको पैसे मिले हैं, वो नाम भी लेंगे लोग किसने दिए। 15,000 रुपए पर वोट नगर पालिका में, तो इतना पैसा कौन बांट सकता है जिसका पैसा फ्रीली जाएगा। मुझे याद है पिछले विधानसभा के चुनाव के पहले, एक मैं शेयर करता हूं बात, सांगली में एक मैं कार्यक्रम में था, शरद पवार भी थे उस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के बाद शरद जी ने कहा कि अब थोड़ा सा अशोक तुमसे बात करनी है, तो आयोजकों ने एक कमरे में व्यवस्था की बैठने की। तो शरद पवार मुझे पूछ रहे थे महाराष्ट्र में घूमे क्या लगा, मैंने उनको बता दिया। मैंने बोला आपको क्या लगता है, बोले पैसे का बड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे कि हम मुंह फट रहे, आपको तो पता ही है। हमने बोला अरे आपको पैसे का प्रॉब्लम, क्या बात कर रहे? तो बोला नहीं वो नहीं, वैसा नहीं, मूवमेंट का प्रॉब्लम। मूवमेंट कहां से? पैसे का मूवमेंट नहीं करने देती एजेंसियां। आप यदि आपको पुणे से पैसा पहुंचाना है कोल्हापुर, आपको 10 जगह पुलिस उठा के लेगी पैसा आपका। और यदि आप सत्ता पक्ष में है तो पुलिस की गाड़ी सामने जाएगी, पीछे एस्कॉर्ट रहेगी, और एस्कॉर्ट के बीच में पैसा जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे ममता बनर्जी के पास बंगाल की हुकूमत हो, ममता बनर्जी अगर कलकत्ता से मुर्शिदाबाद पैसा भेजना चाह रही हैं या दार्जिलिंग भेजना चाह रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन रास्ते में पकड़ लेगा। चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, डीजी बदल दिया, एसपी बदल दिए, कलेक्टर बदल दिए गए, उसके ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई, उसके ऊपर माइक्रो ऑब्जर्वर लगा दिए गए। तो कहां का लड़ेगा आदमी? समझ गया। मैं इशू पे आ रहा हूँ, फिर से सवाल पे आ रहा हूँ, समय भी कम है। मेरा सवाल ये कि मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि जनता ने टूट कर ममता बनर्जी को वोट दिया, भाई कहां तक आप मशीनों से साधोगे अगर इतना बल्क में वोट पड़ जाए ममता के लिए। ममता बनर्जी अगर जीतती हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम तिगड़मों के बावजूद, अगर गुजरात लॉबी के हाथ से बंगाल का ये चुनाव फिर से निकल जाता है, पिछली बार भी निकल गया, इस बार भी निकल गया, तो फिर आगे का रास्ता आपको क्या दिख रहा है? आगे का रास्ता हर राज्य बंगाल बनेगा। ओके। जो देखिए, आज आप किसी राजनीतिक दल से बात करें, क्या बोलते हो? बोले बताओ चुनाव आयोग उनका, न्यायपालिका उनकी, कहां लड़ेंगे, सर कैसा करेंगे, समझ में नहीं आता। ये जो समझ में नहीं आता वाला जो है, जो प्रश्न है जिसका उत्तर बंगाल के जीत के बाद सबके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि चुनाव आयोग उनका, न्यायपालिका पे भी लोग उधर बैठे हुए, तुम्हारा पैसा भी पहुंच नहीं रहा, सब कुछ है, SIR भी हो गया, लोग भी जोड़ गए, इसके बावजूद ममता आती है। इसका मतलब यदि जनता ने तय कर लिया तो आप सत्ता में आते हैं। तो जो लोग, अब पिछली बार मैंने मुंबई में 3-4 लोगों से बात की, मैंने वोट बोले देने नहीं गए। बोले क्यों? बोले किसी को भी वोट दो, जीतते तो वही है। ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है ये समाप्त हो जाएंगे, और फिर 2029 विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट इलेक्शन फॉर बीजेपी। क्यों होगा? मतलब मोदी के लिए आपको लगता है 2029 के बाद इनिंग उनकी पारी समाप्त है? भयानक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बंगाल का
आपने हमेशा देखा बंगाल से ही चीजें स्प्रेड हुई है, चाहे आजादी की लड़ाई हो या कुछ भी हो। अच्छा, चलिए मैं जब इसके वहां से उलट मिलेगा संदेश ठीक, तो आपने बहुत कहा कि मुश्किल है। आपने कहा कि बंगाल हारे तो मोदी की फिर हार आगे होनी है, मतलब एक लिटमस टेस्ट है बंगाल में। लेकिन मैं इसी सवाल को पलट देता हूं, अगर मोदी बंगाल भी जीत गए फिर क्या है आगे? तो 2029 का चुनाव विपक्ष ने लड़ना ही नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, 400 ओ पार, माय गॉड। 400 पार। टाइगर क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर बंगाल जीत गए मोदी तो फिर 400 पार, इसका मतलब वो सिस्टम जो उन्होंने टूल किट उपयोग में लिया वो रिजल्ट दे रहा है। ओके, उस टूल किट को बड़ी एक ही बात। जगह फेल हो सकता है, बंगाल, ओके बाकी किसी ओके। राज्य में दम नहीं। मैंने बोला ना, हर राज्य की तासीर है। आप तमिलनाडु से लेके सब दूर देखो, हर राज्य की अपनी एक तासीर है। ओके, बड़ी बात। अशोक वानखेड़े टाइगर बड़ी बात कह रहे हैं, काफी दिनों के बाद आए और वैसे लगातार घूमते ही रहते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि मोदी से कहीं ज्यादा ट्रेवल टाइगर करते हैं, आज इस शहर में तो कल उस शहर में। और इसीलिए शायद जमीनी जो सच्चाइयां हैं वो बहुत उससे पूरी तरह से वो अपडेटेड रहते हैं। इनका कहना है कि अगर बंगाल मोदी हारते हैं तो ये जो विजय रथ है, जो हरियाणा को चीरता हुआ, महाराष्ट्र को चीरता हुआ, दिल्ली में ऐसी तैसी करता हुआ, बिहार में उथल पुथल करता हुआ, ये जो बंगाल रथ पहुंचा है अमित शाह और मोदी का, अगर इस रथ को अगर रोक दिया, पंचर कर दिया ममता बनर्जी ने, तो फिर 2029 मोदी के लिए बहुत मुश्किल, असंभव है। लेकिन अगर बम्पर वोटों के बावजूद, ममता को जबरदस्त समर्थन के बावजूद अगर बंगाल भी मोदी ने जीत लिया तो फिर ये कह रहे हैं 400 पार है। क्या फिर है, यानी अभी मोदी का जो मैं मंत्र है वो कामयाब हो रहा है। जी टाइगर। वर्तमान में जो इंटरनेशनल स्थिति चल रही है खाड़ी के युद्ध की, उसकी भाषा में मैं बात करूं तो चुनाव आयोग ये आयरन डोम है बीजेपी के ओ, लिए। आयरन डोम। ओके यदि ओके। बंगाल ने ये आयरन डोम ध्वस्त कर दिया तो सभी तो राज्य अपने मिसाइल और ड्रोन चला देंगे। ठीक है, एक बार अगर रडार सिस्टम मोदी का, बीजेपी का रडार सिस्टम आयरन डोम अगर ये ध्वस्त हो जाता है तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर विपक्ष हावी होता चला जाएगा। कुल मिलाकर टाइगर का कहना है कि बहुत ही, आप कह सकते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर है बंगाल। बंगाल एक तरह का लिटमस टेस्ट है। बंगाल हमें बताएगा कि अगर मोदी यहां भी कामयाब हो जाते हैं तो फिर मोदी को हराना बहुत मुश्किल है, और मोदी अगर यहां हारते हैं तो फिर ममता बनर्जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है मोदी के रथ रोकने के लिए। टाइगर बहुत दिनों के बाद आए, बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है ऑडियंस को भी नहीं, बहुत खुशी होगी। दीपक भाई, और मैं मैं चाहूंगा, दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ, दीपक भाई ने पिछले एक महीने में कम से कम 10 से 12 बार मुझे कांटेक्ट किया। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब भी उन्होंने जिस दिन बात की तो मैं ट्रांजिट में था। मैं बोलता था दीपक भाई, मैं अब नहीं गोवा नहीं से सोलापुर निकला हूँ, नहीं नहीं, वहां कभी सांगली आप कहीं, निकला हूँ, मैं रास्ते पे हूँ। फिर इसीलिए मैं आने के बाद मैंने कहा कि अब मैं दिल्ली में हूँ कम नहीं से नहीं, कम बिल्कुल 25 बिल्कुल। तारीख तक, 25 से 30 फिर बाहर हूँ। उसके बाद मैंने बोला पूरा मई महीना आपके साथ हूँ दीपक भाई। मैं क्योंकि यदि मुझे जी पूरे देश में मैं कोई गर्व महसूस नहीं करता, कई बार मुझे बहुत असहज भी हो जाता हूँ, यदि पूरे देश में मुझे कोई टाइगर बोलता है तो वो सिर्फ हम्म, दीपक भाई के शो की वजह से। ये अ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए भाऊ मेरा कई मैं आपको लोग ये भी बोल रहे थे मुझे, मैं टूर पे रहता था दीपक भाई के, कई लोग कहते थे कि दीपक भाई से आपका झगड़ा हो गया क्या। मैंने नहीं यार, नहीं, झगड़ा नहीं दीपक नहीं और कर हम सकते। मरने के बाद ही अलग होंगे, जीते जी तो अलग नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ टाइगर इसलिए कहता हूँ दोस्तों क्योंकि नाम अशोक वानखेड़े वानखेड़े साहब हैं और दुनिया इनको भाऊ भाई कहती है। मिजाज इनका टाइगर वाला, इसलिए मैं टाइगर को कहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टाइगर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।